एक है। तो आज हम सभी लोग कंटेंट एनालिसिस पे बात करेंगे। तो मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर समझने में कोई परेशानी आएगी तो आप बेहिचक जरूर पूछिएगा, क्योंकि आपके रिसर्च में ये खासकर जो साहित्य के जितने हमारे साथी लोग हैं उन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से हमें कंटेंट एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन हम टॉपिक पे आने के पहले जरूरी है कि किसी भी टॉपिक का उसका बैकग्राउंड जानना और उन पहलुओं के बारे में भी जानना कि आखिर किन परिस्थिति में कोई रिसर्च मैथडोलॉजी आई और उसका हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो कंटेंट की जब हम बात करते हैं आपस में, तो कंटेंट बेहद व्यापक शब्दावली है। कंटेंट आपका केवल ये नहीं है कि कुछ जो रिटन मटेरियल है वही कंटेंट है। कंटेंट आज के डेट में हमारे आपके हम सभी के लिए कोई पिक्चर भी हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, और आजकल जो हम लोग इमोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन वो भी कंटेंट है। आप देखिए कि सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल बढ़ गया है, तो हम लोग इमोजी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो इमोजी का हम व्यक्त कर रहे हैं, तो आप उसके आधार पे कि आप कहते हो कि हाँ फेसबुक हमारे व्हाट्सएप पे इतने मतलब हार्ट्स के लाइक आए, या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे या फिर कोई लाइक आए या डिसलाइक आए, और आप उसके आधार पे भी आप अपना कंटेंट का एनालिसिस करते हो। या आप कहते हो कि ट्विटर पे किसी बेहद प्रतिष्ठित हस्ती ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट पे क्या रिएक्शन रहा, तो आप उसके लाइक्स डिसलाइक्स और इसके आधार पे आप उसके कंटेंट का एनालिसिस करते हो। तो कंटेंट एनालिसिस आज के डेट में काफी व्यापक हो गया है, और हम लोग जो खासकर जो ह्यूमैनिटीज में हम इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। तो मैं एक छोटा सा पीपीटी आप लोगों के लिए बनाया हूं, और क्लास के बाद में मैं ये पीपीटी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो मैं पीपीटी के माध्यम से अपनी बात आप लोगों के साथ में रखूंगा पूरे कंटेंट एनालिसिस के रेफरेंस पॉइंट में। तो इसको शो करते हैं कंटेंट एनालिसिस के इस पीपीटी को। जस्ट ए मिनट। लेट मी कंफर्म, आप लोग सभी केवल इतना कंफर्म कर दें कि आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी जी, थैंक यू सो मच। तो आज कंटेंट एनालिसिस पे रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर हम लोग बात करेंगे। और जो कंटेंट एनालिसिस आप लोगों को क्लास ली गई होगी इससे पहले भी, क्वांटिटेटिव रिसर्च मैथडोलॉजी, क्वालिटेटिव रिसर्च मैथडोलॉजी पे आप लोगों के क्लास हुए हैं, जहां तक मैंने वो फॉलो अप लिया है। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में अब बेहतर पता होगा। तो हम उसकी पृष्ठभूमि में बिना गए ज्यादा समय गवाए हम मूल रूप से अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा कंटेंट एनालिसिस का, तो आप देखेंगे कि जो कंटेंट एनालिसिस है वो बहुत पुराना शब्द नहीं है, ठीक है ना। खासकर रिसर्च मैथडोलॉजी के रेफरेंस पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही नया शब्द है। मुश्किल 1952 में वाल्सन ने जब इसको पहली बार रिसर्च मैथडोलॉजी के टेक्निक के तौर पे जब इसका इस्तेमाल किया, तो 1952 आज की डेट में 2022 है। मुश्किल 70 सालों का आप कहेंगे कि रिसर्च मैथडोलॉजी के फील्ड में एक सिस्टमैटिक तरीके से कि जिसको एज ए डिसिप्लिन हमने इस्तेमाल किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल जर्नलिज्म के लिए किया था एट दैट टाइम। तो बहुत पुराना इसका इतिहास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपने इतिहास से प्राचीन नहीं है, बल्कि कंटेंट का एनालिसिस जब मानव सभ्यता ने जब पिक्चर का इस्तेमाल करना, भाषा का इस्तेमाल करना सीखा, तो वहां पर उसने इन चीजों को एक अलग अलग रेफरेंस पॉइंट में उसकी व्याख्या भी करनी शुरू की। नेचर को देख करके अगर कुछ हो रहा है तो नेचर के कंटेंट को भी एनालिसिस करने की कोशिश हुई। तो आप देखेंगे कि कंटेंट एनालिसिस का रूट तो बहुत पुराना है, लेकिन एज ए डिसिप्लिन, एज ए साइंटिफिक रिसर्च मैथडोलॉजी हम इसका इस्तेमाल बहुत नया और नवीन है। और खासकर ये बड़ा योगदान है हमारे रिसर्च मैथडोलॉजी के फील्ड में, जर्नलिज्म का या मास मीडिया का। आप कह सकते हैं कि मास मीडिया के फील्ड से ये कंटेंट एनालिसिस हमारे पास आता है। और आप देखिए कि जो वेबस्टर की जो डिक्शनरी है वो भी जब 1961 में जब इसको डिफाइन करती है, तो वो कहती है कि जो किसी भी जो कंटेंट का हम जो एनालिसिस करते हैं उसके दो हिस्से हैं। पहला तो एक मैनिफेस्ट हिस्सा है, और दूसरा आप देखिए कि लेटेंट हिस्सा है।
मैनिफेस्ट जो आपके एकदम सरफेस पे आपको दिख रहा है, यानी कि कोई स्टेटमेंट कही गई और उस स्टेटमेंट से फर्स्ट हैंड जो आप रिसीव करते हैं और आप बोलते हैं कि आपने ये कहा, लेकिन हर बार कहे जाने का मतलब वही नहीं होता है। देयर आर समथिंग अंडर द सेंटेंस, अंडर द बिनेथ, आप देखेंगे तो वो लेटेंट हिस्सा है जो आपको कहा नहीं गया है, लेकिन आप उसकी रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करते हैं या उसके लेटेंट हिस्से को आप समझने की कोशिश करते हैं, जिसे आप रीडिंग बिटवीन द लाइन कहते हैं। यानी कि आप दो लाइन जो लिखी गई है अथवा जो जो बातें कही नहीं गई है उसका जो आप संदर्भ पॉइंट निकालते हैं उसके रेफरेंस को लेकर के, जो उसका लेटेंट जो छिपा हुआ हिस्सा है। तो जो वेबस्टर डिक्शनरी ने भी जब कंटेंट एनालिसिस को जब उसको एक्सप्लेन किया तो उसने कहा कि जो आप जो एनालिसिस करते हैं उसके दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, एक उसका मैनिफेस्ट हिस्सा है और दूसरा उसका लेटेंट हिस्सा है। यानी कि मैनिफेस्ट जो आपको एकदम से सरफेस पे आपको फर्स्ट हैंड रिसीव होता है, और दूसरा जो जो आप उसकी अंतर्वस्तु व्याख्या करते हैं। इसलिए आप देखिए जो इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन किया गया कंटेंट की अंतर्वस्तु विश्लेषण, यानी कि उसके अंदर की व्याख्या क्या है ना। तो इस प्रकार से और क्या है कि कोई भी जो कम्युनिकेटेड मटेरियल है, कम्युनिकेटेड मटेरियल में वो केवल किताबों को नहीं ले रहे हैं कि या सिर्फ भाषा को नहीं ले रहे हैं। आज जो हमारा कम्युनिकेशन का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो केवल भाषा नहीं है। मैं पहले भी जब मैंने अपनी शुरुआत में मैंने कहा कि आपके तस्वीरें हैं, कुछ प्रतीक हैं, इमोजी हैं, ठीक है ना, कोई पेंटिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, ठीक है, विरोध का या फिर शांति का, सौहार्द के केवल आप भाषा के द्वारा आप व्यक्त नहीं करते हैं, आप म्यूजिक प्ले करते हैं, आप फिल्में बनाते हैं उस पर, ठीक है। आप जैसे अभी एक बहुत पॉपुलर ये रहा कि कोई समाज में कहीं कोई घटना हुई तो उस पर किताबें लिखी गई, तो किताबें लिखनी जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण आज के समय में एक विजुअल मीडियम भी हो गया है। और विजुअल मीडियम आपके अलग अलग हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, मूवीज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए कि वो भी कंटेंट का उस संदर्भ का, उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस का वो उसकी व्याख्या कर रहा है। तो कंटेंट एनालिसिस आज के डेट में जो कम्युनिकेटेड मटेरियल है वो काफी व्यापक है। सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा हमें। और आप देखेंगे कि जो जो इसका रूट जो आप देखेंगे जो इसका इंटेलेक्चुअल रूट है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि जो जिसको प्राचीन समाज में, जैसे खासकर ग्रीक सोसाइटी में आप देखेंगे, या फिर हमारे मतलब कि भारतीय दर्शन में भी आप देखेंगे कि आप कालिदास की रचनाओं को जब मेघदूत को पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो मेघदूत में वो मेघ को मतलब कि दूत बना के भेज रहे हैं, तो क्या वाकई मेघ दूत बन के जा रहा है या मेघ एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ है? आप संस्कृत के विद्यार्थी ज्यादा बेहतर इसको बता पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। और यह ढेर सारे प्रकृति से संबंधित जो रचनाएं लिखी गई हैं, ठीक है, तो दुनिया के सभी समाजों में या दर्शन में आप देखिए कि प्रतीक के रूप में भी चीजें लिखी गई और उसकी फिर बाद में व्याख्याएं की गई कि वो कि उसका अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है, या फिर वो उससे स्पेशल जो मंत्रोच्चार है या फिर कोई जो राइटिंग है उसमें क्या वो कहा गया है। और आज के डेट में हम उसकी नई व्याख्या करते हैं। हम सिर्फ राइटर के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि उस पूरे समाज के परिवेश से, उस समय के परिवेश से, टाइम एंड स्पेस एंड सोसाइटी, ये सब को कंसीडर करते हुए आज हम व्याख्या करते हैं। और हम ये नहीं कि मतलब कि केवल उसी संदर्भ में चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और खास करके आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ जो इंग्लिश लिटरेचर में खास करके आज भी जो काफी सारे जो शब्द हैं, मेडिकल के फील्ड में जो बहुत सारे वर्ड हैं, वो आज भी ग्रीक और लैटिन वर्ड से काफी ज्यादा जो उनका रूट है वो हम उसको बोरो करते हैं। तो अब चाहे वो साइन हो, सिग्निफिकेंस हो, सिंबल हो, लॉजिक हो, ये सभी हम वहां से हम रूट को हम लेते हैं। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी जो हमारा कंटेंट एनालिसिस है उसके तीन महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जब आप कंटेंट एनालिसिस आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मतलब कि हम किस प्रकार से कंटेंट एनालिसिस को व्याख्या करें, तो सबसे पहले कि जो उसका एम्पिरिकल ग्राउंडेड मेथड है, क्वालिटेटिव रिसर्च जब आप लोग को बताई गई होगी तो निश्चित रूप से ग्राउंडेड मेथड बताई गई हुई आप लोगों को। तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं कि अगेंस्ट जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि डिडक्टिव मेथड्स का यूज करते हैं, खासकर किसी चीज को क्वांटिफाई करने के लिए या डेटा को रीड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन कॉन्ट्ररी टू डिडक्टिव मेथड
वी यूज इंडक्टिव मेथड, और हम क्या करते हैं कि उन चीजों को उस संदर्भ में मतलब कि एक साइंटिफिक तरीके से हम उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कि वो क्या है कि उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है कि अब वो एक्सप्लोरेटरी होना चाहिए, आप उसकी व्याख्या कर सकें। और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि वो प्रेडिक्टिव होना चाहिए। अगर प्रेडिक्शन बहुत जरूरी है साइंस में, जब हम कहते हैं कि कोई भी मैथडोलॉजी साइंटिफिक कब होगा, हम कहते हैं कि वो प्रेडिक्ट करने की उसमें खूबी होनी चाहिए। क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जैसे कि अगर सामान्य परिस्थिति और घटनाओं में अगर फिजिक्स की दुनिया में या केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ घटित होता है, तो उसी प्रकार से समाज के रेफरेंस में ये हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा कि हम जो मैथडोलॉजी यूज करते हैं कि वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे वो बातें शायद कही गई हो या सच साबित हो सकती है, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस में वो बातें उतनी ही गलत साबित हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपका कोई भी साइंटिफिक जो मैथडोलॉजी है, साइंटिफिक या सिस्टमैटिक तरीके से हम उसका अध्ययन तभी मानते हैं, अच्छा मानते हैं कि जब उसमें प्रेडिक्टिव नेचर होना चाहिए। तो कंटेम्प्रेरी जो कंटेंट एनालिसिस है, इसमें भी ये तीन बातें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला तो कि जो एम्पिरिकल ग्राउंडेड मेथड है उसका होना, दूसरा एक्सप्लोरेटरी हो वो अपने आप में हो, और तीसरा प्रेडिक्टिव होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को अगर कोई सवाल हो आप में से किसी भी साथी का तो बताएं, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर किसी साथी का अगर यहाँ तक अगर कुछ समझने में अगर कोई परेशानी हो तो बताएं, या आगे बढ़े हम लोग। हेलो, क्या आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस सर, यस सर। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा मैंने जो इसका तैयार किया है कि जो ठीक है कि रोमन पीरियड में या फिर हमारे मतलब कि वैदिक इरा में कि हम चीजों को कंटेंट का एनालिसिस कर तो रहे थे फिलोसफिकली या मतलब जो हमारा रेटोरिक तरीका था या क्रिप्टोग्राफी के तरीके से, लेकिन क्या मतलब कि 1952 में सडनली तो किसी दिमाग में कोई आइडिया नहीं ना आया होगा। उसके पीछे एक किसी भी साइंस के फील्ड में या कहीं भी हम कहते हैं कि जो एक साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है, एक उसमें सीक्वेंस होता है, एक उसमें मतलब कि एक सिस्टमैटिक तरीके से वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाता है। तो आप देखेंगे कि जो कंटेंट एनालिसिस का जो हमारे पास मॉडर्न जो तरीका है जिसका हम आज के डेट में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका रूट सबसे पहले कहाँ पड़ता है? इसका रूट सबसे पहले पड़ता है जब छापे खाने की खोज होती है, प्रिंटिंग मशीन की खोज होती है। और जब प्रिंटिंग मशीन 17वीं सेंचुरी में आती है तो इसको लेकर के सबसे ज्यादा कौन डरता है? सबसे ज्यादा डर पैदा होता है चर्च के बीच में। चर्च को लगता है कि जो रिलीजियस टेक्स्ट को लिखा गया है, अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद में कोई भी कुछ भी उसकी व्याख्या कर रहा है, और वो जो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है, सॉरी, कि जो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है वो अपने अपने तरीके से उसका लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और जो बाइबल है या फिर जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसकी गलत व्याख्या की जा रही है। तो आप सबको पता है, खासकर ह्यूमैनिटीज में या साइंस वाले भी जानते हैं कि जब गैलीलियो को मतलब एक सत्य कहने के लिए मतलब क्या फांसी दे देते हैं, ठीक है ना, कि चर्च नहीं मानता, तो आप समझ सकते हैं कि चर्च की ताकत उस दौर में क्या रही होगी। और तो चर्च इतना पावरफुल था, तो वो उसने चीजों को क्या क्या मॉनिटर करना शुरू किया या सैंक्शन करना शुरू किया, और वो बेहद डरा हुआ था कि वो चीजों की अब जो व्याख्या हो रही थी या किसी के मन में जो आ रहे थे, वो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद में वो एक जो बाउंड्री था या जो लोगों का उस पर जो नियंत्रण था चर्च का, वो टूटा और लोग कंटेंट का नए तरीके से एनालिसिस करने लगे। फिर क्या आप देखेंगे कि जो 18वीं सेंचुरी में ये बहुत फेमस है कि स्वीडन में एक राइटिंग पब्लिश होती है एक अननोन ऑथर्स के द्वारा, सॉन्ग्स ऑफ ज्वाइन कर। ये बेसिकली कलेक्शन था 19 हाइम्स का, और आपको आश्चर्य होगा कि इसको उस समय के जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है उसने बाकायदा इसका एनालिसिस किया था और उसको पास किया था कि नहीं, इसमें कोई भी नॉन रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है या फिर रिलीजन का कोई भी गलत तरीके से ये मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा है।
लेकिन जब ये पब्लिश होकर के आई और पब्लिक के बीच में जब ये राइटिंग पहुंची तो लोगों के बीच में बड़ा काउंटर नैरेटिव इसका फिर आया कि नहीं, अंडर द लाइन या अंडर द बॉटम, या जो कह रहा है अपने फर्स्ट हैंड में वो ये नहीं कह रहा है, बल्कि वो रिलीजियस टेक्स्ट के अगेंस्ट जो इसकी अपनी धारणा निर्मित हो रही है। तो यहाँ भी कंटेंट एनालिसिस का एक बड़ा हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा मतलब फाउंडेशन यहाँ पे पड़ता है सॉन्ग्स ऑफ जॉइन पे, जो लिखी गई स्वीडन में। और मैक्स वेबर ने भी कहा कि जो कंटेंट एनालिसिस को मतलब एज ए रिसर्च टूल के जैसा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कभी महत्वपूर्ण नहीं हो पाए, मतलब कि शायद वो इसको मूर्त रूप नहीं दे पाए। लेकिन जो साहित्य में एक बड़ा लैंडमार्क रहा 1913 में कि एक एंड्रे मार्कोव ने जब पुस्किन की राइटिंग को उन्होंने कंटेंट एनालिसिस किया, और कंटेंट एनालिसिस इन द सेंस कि उन्होंने इसको उस दौर में पॉजिटिविज्म इतना हावी था या साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजी थी वो इतनी सोसाइटी में हावी थे, तो उन्होंने उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, पूरा स्टैटिक तरीके से, तो उसमें कितनी बार कौन से शब्द आए हैं, कौन सी भावनाओं का किस प्रकार से व्याख्या की गई है, वो पूरा क्वांटिफाई किया उन्होंने, एंड्रे मार्कोव ने पूरी पुस्किन की राइटिंग को। तो यह भी एक बड़ा मतलब लैंडमार्क जर्नी रहा। और फिर जब 20वीं सेंचुरी की जो शुरुआत में आप सब जानते हैं कि उस दौर में जो पूरी दुनिया में जो कॉलोनियलिज्म रही और जब प्रिंटिंग प्रेस पहुंचा तो न्यूज़पेपर की भी शुरुआत हो चुकी थी। और न्यूज़पेपर की शुरुआत में जो जो कॉलोनियल आइडिया थे, जिन देशों में जो 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 इंपीरियलिस्टिक सरकारें थी उनके अगेंस्ट में राइटिंग होने लगी, और जब उनके तो उन्होंने सैंक्शन किया, उसके कंटेंट को एनालिसिस करना शुरू किया। और बेसिकली जो जो क्वांटिटेटिव न्यूज पेपर एनालिसिस है वो बहुत प्रोमिनेंट हुआ 20वीं सेंचुरी में। और ये 20वीं सदी में न्यूज़पेपर एनालिसिस के द्वारा कह सकते हैं कि सबसे मेजर कंटेंट एनालिसिस का हमारा फाउंडेशन पड़ता है कि जब आप जो भी राइटिंग कर रहे थे या जिस संदर्भ में चीज़ों को लिख रहे थे, आप देखते हैं कि जो हमारे उस दौर में कई सारे जो जो हमारे साहित्य में भी जो नॉवेल लिखे गए या फिर कुछ इस तरीके के जो हमारे देशभक्ति कविताएं लिखी गई, वो डायरेक्टली कह तो रही थी कि ब्रिटिशर्स को मतलब एक तरीके से उनको भ्रम में रखने के लिए कि फर्स्ट हैंड वो राइटिंग लग रही थी कि वो कुछ और है, लेकिन सेकेंड हैंड राइटिंग में वो मतलब कि लोगों में देशभक्ति की भावनाएं भी जागृत कर रही थी। तो आप इस प्रकार से देखते हैं कि जो कंटेंट एनालिसिस में ये जो क्वांटिटेटिव न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर वो दौर आता है 1939 का एक दौर आता है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी थी, जर्मनी पूरी तरीके से शुरुआती दौर में हावी रहती है, और उसके पीछे सबसे बड़ा उसका जो कारण था कि उनके जो कोडेड जो मैसेजेस थे अपने रेडियो चैनल पे, जो वो जो दौर है वो पूरा वो रेडियो कम्युनिकेशन में क्रांति का वो दौर है। और वो जब रेडियो मैसेज जब एक जगह से दूसरे जगह पे भेजे जा रहे थे, तो जो मित्र राष्ट्र थे उनके लिए सबसे बड़ा ये था कि वो इसको कोडिफाई कर सके या उसको डिकोड कर सके, जो जर्मन मैसेज एक जगह से दूसरे जगह या जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा था उस प्रोपेगेंडा को वो उसको डिकोड कर सके। तो उन्होंने देखा उस दौर में कि जब जर्मन सेना कहीं पे मार्च करने वाली होती थी या कहीं पे अटैक करने वाली होती थी, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी होती थी, तो पीछे से एक बड़ा प्लीजेंट म्यूजिक प्ले होता था। तो उन लोगों ने उस तरीके से जहाँ पे वो रिट्रीट कर रहे होते थे या फिर जहाँ पे उनकी स्थिति कमजोर है तो वहाँ पे बड़ा एक सैड मतलब म्यूजिक प्ले होता था। तो इस तरीके से वो प्रोपेगेंडा एनालिसिस जो है उसने पूरा का पूरा फाउंडेशन रखा, और खासकर उसकी जो एनालिसिस रही, तो न्यूज़पेपर एनालिसिस, क्वांटिटेटिव न्यूज़पेपर एनालिसिस और प्रोपेगेंडा एनालिसिस, ये दो सबसे बड़े लैंडमार्क रहे कंटेंट एनालिसिस के फाउंडेशन में। अब ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो इसके अगर बैकग्राउंड को हम सभी समझ गए कि इसके कुछ डिफिनीशन ये क्या है। सबसे पहले तो ये हम सबको समझना होगा कि जो कंटेंट एनालिसिस में बार बार एक शब्द से आपका वास्ता पड़ेगा, वो शब्द है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब केवल एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन लाइन या एक रिटन वर्ड नहीं है। ये सबसे पहले हम लोग अपने दिमाग में क्लियर कर लें। टेक्स्ट
जब कंटेंट एनालिसिस के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो टेक्स्ट एक इमेज भी हो सकता है, कोई सिंबॉलिक मैटर भी हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई फिल्म हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। यानी कि टेक्स्ट अपने आप में कंटेंट एनालिसिस में एक बड़ी बात है। और जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो हम केवल अपने आप को कन्फाइन या अपनी सोच को केवल यहाँ तक सीमित नहीं करेंगे कि टेक्स्ट का मतलब सिर्फ एक रिटन वर्ड से है, एक लिखित शब्द से नहीं है। ये कंटेंट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ रेफरेंस में ये समझना बेहद जरूरी है कि टेक्स्ट की जब भी आप बात करते हैं तो टेक्स्ट आपका अपने टेक्स्ट की जो सामान्य डिफिनेशन है उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। वो एक इमेज भी हो सकता है, सिंबॉलिक मैटर हो सकता है, वो कोई पिक्चर हो सकता है, कोई म्यूजिक हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री, जो भी आप जिसका आप एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज करते हैं। आज के डेट में आपका इमोजी हो सकता है, आज के डेट में आपका टिकटॉक हो सकता है, ठीक है ना। ऑल दे आर कंसिडर्ड एज टेक्स्ट, ठीक है। और आप क्या करते हैं कि जो कंटेंट एनालिसिस में कि जो जो टेक्स्ट है या जो आपके जो भी है, आप उसको एक कंसाइज कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर में आप उसको लाने की कोशिश करते हैं कंटेंट एनालिसिस में। यानी कि जो आपका टेक्स्ट है आप उसको एक साइंटिफिक तरीके से आप उसको कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश करते हैं। और एज ए रिसर्च टेक्निक आप देखिए कि कंटेंट एनालिसिस प्रोवाइड न्यू इंसाइट, आपको एक नया दृष्टिकोण देता है कि इंक्रीज ए रिसर्चर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर फिनोमिना ऑफ इनफॉर्म्स प्रैक्टिकल एक्शंस, ठीक है ना। यानी कि आपको एक रिसर्चर के तौर पर एक नया दृष्टिकोण देता है। और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप केवल जो राइटर है या उसका क्रिएटर है, आप केवल उसके नजरिए से चीजों को नहीं देखते हैं, बल्कि एक पूरा अलहदा मुख्तलिफ नजरिया आपका अपना डेवलप होता है, या आप अपने तरीके से आप अपने रिसर्च मैथडोलॉजी के अकॉर्डिंग आप उसकी व्याख्या करते हैं। मान लीजिए कोई एक राइटिंग है आप भारत में किसी मान लीजिए कि गरीबी की समस्या पे लिखी गई है, तो बहुत कुछ इस पे निर्भर करेगा कि आप कंटेंट एनालिसिस करते वक्त आपने कौन सा मेथड, किस तरीके की मैथडोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया। क्या आपने फंक्शनल मेथडोलॉजी यूज किया है, मार्क्सिस्ट मेथडोलॉजी यूज किया है, इंडोलॉजिकल मेथडोलॉजी यूज किया है, यानी कि आपका फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है ना। जो आपकी जो फिलोसॉफिकल लाइन है वो बहुत बार आपके कंटेंट एनालिसिस में आपको एक नया दृष्टिकोण आपको देता है कि आप किस तरीके से आप सबाल्टर्न अप्रोच को लेकर के आप देख रहे हो, ठीक है। तो आप अलग अलग जब आप दृष्टिकोण या मैथडोलॉजी का जब आप इस्तेमाल करते हो किसी एक ही घटना को देखने में, तो हर उसके लिए एक अलग अलग नजरिया हो सकता है। तो आप कंटेंट एनालिसिस करते वक्त ये आपको एक नए तरीके का इंसाइट देता है। और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि वो केवल आपके रिसर्चर का या जिसने जो फर्स्ट हैंड जो बुक कह रहा है केवल उसका नजरिया नहीं हो सकता है ना। आप खास करके जैसे आप टीवी डिबेट में आजकल देखते होंगे कि एक सेंटेंस है और अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि उसकी अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि कंटेंट तो एक ही है, लेकिन उसकी जो व्याख्या का पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हो सकता है, जैसे अब एक पॉइंट समझते हैं कि जब कहीं पे अभी एक बड़ा एक कहीं मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि किसी खास स्टेट में, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वहां पर क्राइम के ग्राफ बढ़ गए हैं। एक पार्टी ने कहा कि वहां पे क्राइम के ग्राफ बढ़ गए हैं, वहां पे क्राइम काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये इंडियन क्राइम ब्यूरो का जो मतलब कि जो डेटा है 2020-21 का, वो ये कह रहा है कि इतना गुना डेटा बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। तो दूसरे का जो उसमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस था, चूंकि हमने शासन व्यवस्था ज्यादा बेहतर की है, इसलिए जो लोग अब तक रिपोर्ट कराने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, हमने उनको ये नैतिक साहस भी प्रदान किया है कि वो खुल करके सामने आए और अपने ऊपर हुए किसी भी अत्याचार को वो यहाँ पे रिपोर्ट करा सकें। इसलिए ये आंकड़े आपको ज्यादा दिख रहे हैं और इससे हमने बेहतर शासन को सुनिश्चित किया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडियन क्राइम ब्यूरो का एक डेटा है,
डेटा एक है, ठीक है ना, लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस में उसके कंटेंट एनालिसिस में अलग अलग उसकी व्याख्या है। तो आप इसी प्रकार से कि कोई स्टेटमेंट भी हो सकता है कि किसी स्टेटमेंट को आप किस प्रकार से आप उसकी व्याख्या करते हैं, या कोई पिक्चर है आप उसको किस प्रकार से आप उसको देखते समझते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या तो आप बताएं। आप सब हाँ सुन सर, पा रहे हैं ना? हाँ सर, यस सर, आप सब सुन तो पा रहे हैं ना मुझे? हाँ यस सर, यस सर। तो यहाँ तक सर एक प्रश्न था। हाँ बताएं। हाँ सर, एक मेरा नाम पंकज कुमार टमटा है। मैं एक प्रश्न करना चाह रहा था जी जी बताएं। कि एक कंटेंट, सर एक कंटेंट एनालिसिस में ऐसा भी तो हो सकता है कि व्यू अलग अलग भी हो सकते हैं किसी के, जैसे हाँ कोई, मैं जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया है ना। हाँ मैंने यही हाँ कहा ना कि आपका मेथोडोलॉजिकल हाँ। अप्रोच क्या होगा, ये बहुत कुछ इस पे अच्छा सर। निर्भर करेगा कि आप किस मेथोडोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म, हम्म, तो आपका मेथोडोलॉजिकल अप्रोच ये डिफाइन करता है कि आप किसी, अगर आप मान लीजिए कि कोई फंक्शनल अप्रोच है किसी घटना का और किसी का सबअल्टर्न अप्रोच है, तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर लगेगा एक ही मतलब कंटेंट का एनालिसिस करते में। इट मे बी डिफर फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ एनी मेजर पॉइंट ना। हाँ हाँ, मैंने इसमें आपको जैसे ये भी कहा ना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रिसर्चर या जो उसका फर्स्ट हैंड प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, किसी भी टेक्स्ट का, कि आप उसी के नजरिए से आप सहमत हो, इसलिए आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं। आप मान लीजिए कि निर्मल वर्मा की राइटिंग में आप महिलाओं के लिए मतलब कि क्या है आप वो देखना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप मतलब कि निर्मल वर्मा ने जिस रेफरेंस से अपने साहित्य में जब उसकी चर्चा की होगी, या प्रेमचंद की राइटिंग में आप मतलब कि उसको देख रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप इंग्लिश में आप जो शेक्सपियर है उसकी राइटिंग में आप उस समय के समाज में अब उसकी जो, अब देखिए कि आप देखते होंगे कि आजकल एक नया ट्रेंड चला है, खासकर जब जेंडर इक्वालिटी की जिस तरीके से ज्यादा जेंडर इक्वालिटी आ रही है हमारे समाज में, और हमारे एकेडमिक एरिना में भी हम जेंडर इक्वालिटी को जब प्रमोट कर रहे हैं, तो आप देखिए कि एक फेमिनिस्ट राइटिंग भी और फेमिनिस्ट नजरिए से अब चीजों की कि सोशल साइंसेज की और वो अलग अलग दृष्टिकोण से मतलब अब उसकी व्याख्या की जा रही है। ठीक है, Sir, I mean to say that the content analysis may be differ on the basis of time, space, and society that you हाँ हाँ, already told us. ऑफ कोर्स Thank you, sir. Thank you. और एक चीज आप देखेंगे कि मतलब जो मैंने अपने शुरुआती है कि जब 1952 में मैंने जानबूझकर इस स्टेटमेंट को लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, जब बाल्सन ने जब 1952 में जब सबसे पहले जब क्वांटिटेटिव जब कंटेंट एनालिसिस को जब उन्होंने इसको डिफाइन किया, तो मैं ज्यादा नहीं, आपको केवल एक चीज पे कि आप उन्होंने देखिए कि उस समय केवल और केवल उन्होंने मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात की। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया कि कंटेंट एनालिसिस रिसर्च टेक्निक फॉर ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन बहुत जल्दी जो हमारे जो सोशल साइंटिस्ट थे और अन्य लोगों ने इस बात को कहा कि केवल किसी कंटेंट में केवल मैनिफेस्ट कंटेंट नहीं होता है, उसका एक लेटेंट कंटेंट भी होता है जो मतलब उसमें अंतर्निहित होता है या उसमें जो अंतर्भूत होता है, और वो एक अलग अलग तरीके से लोग उसकी व्याख्या कर सकते हैं, जैसा आपने भी पंकज जी कहा, ठीक है ना, कि वो वही लेटेंट कंटेंट Yes, sir. वो वही लेटेंट कंटेंट है। जब मैनिफेस्ट कंटेंट अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ वो मतलब कि लेखक के नजरिए को ही प्रस्तुत करेगा, या फिर जो भी मतलब कि उसका आर्टिस्ट है, ठीक है ना, वो उस आर्टिस्ट का या डायरेक्टर का ही नजरिया को सिर्फ मतलब कि उसको सही साबित करेगा। अब जैसे देखिए कि माइंस पूरी दुनिया में बहुत कंट्रोवर्सी का इशू है, ठीक है ना, आप डेवलपमेंट के जो मतलब कि जो उसके जो समर्थक लोग हैं कहीं भी मतलब माइनिंग को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जिसका जल जंगल जमीन प्रभावित हो रहा है वो उसको एक अलग नजरिए से उस चीज को देख रहा है, इन्वायरमेंटलिस्ट का एक अलग नजरिया उस पर हो सकता है, लेकिन सेंटर पॉइंट में शायद सिर्फ मतलब कि एक अगर बोलेंगे तो कंटेंट के रूप में माइनिंग है। ठीक है, आप इसी प्रकार से देखेंगे कि एक मूवी आई थी शायद 2009 में एक मूवी आई थी अवतार, अपने समय में काफी वो फेमस रहे, लेकिन आप देखिए कि जो ट्राइबल जो इश्यूज हैं या दुनिया में जो मतलब कि जो उसके जो नजरिए हैं मतलब कि किसी माइंस को लेकर के, अगर आप देखेंगे कि जो उसका सेंट्रल थीम है कि जो एबोरिजिनल पीपल जो मतलब उस वहाँ पे जो रह रहे हैं और वहाँ पे अगर रिच सोर्स ऑफ कोई माइंस है, तो बाकियों के लिए क्या नजरिया है और दूसरों के लिए क्या नजरिया है।
तो एक डायरेक्टर का एक अपना नजरिया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप पिक्चर की बात करेंगे तो आप इसी प्रकार से देखेंगे कि वो अलग अलग चीजों में आपका कंटेंट एनालिसिस इसीलिए वो आया भी। और जैसा जो इसकी जो फाउंडेशन भी रही, जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, प्रोपेगेंडा एनालिसिस, वो तमाम चीजें कि आप उसके लेटेंट कंटेंट के हिस्से को आपका रिसर्च मैथडोलॉजी क्या है, आप उसके थ्रू देख सके। और इसलिए मैंने इसको देखेंगे कि जो कंटेंट एनालिसिस में ये 3 बातें बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी कंटेंट में मतलब इनहेरेंट होता है, जो उसका टेक्स्ट है वो उसके अंदर अंतर्निहित है। और उसमें क्या होता है कि एक अपने किस्म की एक उसकी वो इनहेरेंट तो होता ही है, साथ में उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी भी होती है जो सोर्स ऑफ टेक्स्ट में मतलब कि बिलोंग करती है। और तीसरा जो बड़ा सा होता है कि कंटेंट मतलब कि कई बार जब आप उसको जो प्रोसेस कर रहे होते हैं तो भी इमर्ज होता है, ठीक है ना। जब आप किसी चीज की व्याख्या कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि व्याख्या के दौरान आपको कुछ मिले, जिसको फूको बोलते हैं आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की खुदाई। आप खुदाई आपको हसुआ मतलब कि कुदाल और उससे तो लेकर के नहीं करेंगे ना। तो फूको के रेफरेंस में आप बोलते हैं क्या कि आप आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कर रहे हैं। आप मतलब कि जो आपकी ज्ञान मीमांसा है, ठीक है ना, जो उसका एपिस्टेमोलॉजिकल जो मतलब कि कैरेक्टर है, आप उस एपिस्टेमोलॉजिकल कैरेक्टर को आप नए रेफरेंस पॉइंट में देखते हैं। और इसीलिए आप रिसर्च में बार बार आप रिसर्च गैप की बात करते हैं, यानी कि जो कहा गया और जो नहीं कहा गया के बीच में, या जो अब तक खोजा गया है और खोजे जाने के बीच का जो अंतर है शोध में, ठीक है ना। तो इसलिए ये इनहेरेंट है अपने आप में, उसमें जो उसकी जो प्रॉपर्टी जो अपने सोर्स के टाइम पे, और कंटेंट कई बार इमर्ज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट, अब इसके अगले स्लाइड पे हम लोग आते हैं। मेन जो इसका एपिस्टेमोलॉजिकल एलाबोरेशन से इसकी लगभग चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैं इसको अब यहाँ पे नहीं मतलब कि वो करूँगा। सिंपली अगर आप इसको बस 1-2 लाइन में कि आप देखें कि द स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिनट, कि आप देखिए कि जो टेक्स्ट है, जो मैंने पहले भी कहा कि वो कुछ भी हो सकता है, प्रिंटेड मैटर भी हो सकता है, रिकॉर्डेड स्पीच है, विजुअल कम्युनिकेशन है, वर्क ऑफ आर्ट है, आर्टिफैक्ट्स है। इसकी बात हम लोग पहले काफी मतलब विस्तार में कर चुके हैं, ठीक है ना। और कंटेंट एनालिसिस मस्ट एक्नॉलेज दैट ऑल टेक्स्ट आर प्रोड्यूस्ड एंड रीड बाय अदर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सिग्निफिकेंट टू देम, यानी कि पढ़ने वाले पे भी ये बहुत कुछ सिग्निफिकेंट करता है कि आप उसको जब पढ़ रहे हैं तो वो अपने नजरिए से आप उसको पढ़ सकें, ठीक है ना। और आप ये देखिए कि दूसरा जो एक जो महत्वपूर्ण है इसमें कि कंटेंट एनालिसिस कैन नॉट रिमेन स्टक इन एनालाइजिंग द फिजिकलिटी ऑफ टेक्स्ट। जिस तरीके से आप जो एक फिजिकल थिंग्स को आप एनालिसिस करते हैं, आप केवल उसी तरीके से आप फिजिकलिटी ऑफ टेक्स्ट पे आप स्टक नहीं कर सकते, आप उस पे स्थिर नहीं रह सकते। जैसे कि अगर कोई ठोस मटेरियल है तो आप बोलेंगे कि नहीं वो तो हर जगह पे ठोस ही होगा, बल्कि आप उसका मीडियम है, कैरेक्टर है, ठीक है ना, टाइम एंड स्पेस है, उसमें उसकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है। तो हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन जो कंटेंट एनालिसिस में जो मैंने कहा कि जो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। जब हम किसी चीज़ का कंटेंट एनालिसिस करने जाते हैं तो कुछ बातें बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगी कि टेक्स्ट हैव नो ऑब्जेक्टिव, टेक्स्ट का अपना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बात ये समझना बेहद जरूरी है कि जब हम टेक्स्ट में जब हम ये बात कर रहे हैं कि टेक्स्ट का अपना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेक्स्ट और टेक्स्ट हैव नो ऑब्जेक्टिव में बड़ा अंतर है। जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हुआ कि वो अपने आप में अपने पॉइंट में वो न्यूट्रल है, यानी कि आप उसकी व्याख्या करने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं अपने मेथोडोलॉजिकल डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लेकिन जब कहते हैं कि टेक्स्ट हैव नो ऑब्जेक्टिव, यानी कि टेक्स्ट आपको बहुत लीड नहीं करता है, ठीक है ना, कि आपने नहीं आप मेरे को इसी नजरिए से देखो, नहीं, बल्कि ये एक मतलब रिसर्चर को इंडिपेंडेंट करता है, आपको छोड़ रहा है कि आप इसकी क्या किस प्रकार से आप इससे मतलब कि रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आप देखिए कि जो नेक्स्ट पॉइंट है कि टेक्स्ट डू नॉट हैव सिंगल मीनिंग दैट कैन बी फाउंड और आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो आप केवल जो है टेक्स्ट में कोई भी टेक्स्ट है उसका केवल एक कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता है,
ठीक है ना। आप उसके अलग अलग अर्थ होते हैं और एक से ज्यादा अर्थ भी एक ही टाइम पे पॉसिबल भी है। ठीक है। मीनिंग कंटेंट्स स्पीक टू समथिंग अदर देन द गिवन टेक्स्ट, यानी कि जो गिवन टेक्स्ट है या कोई टेक्स्ट जो अपने आप में कह रहा है वो उससे अलग भी अपने आप में बातें करता है। ठीक है। यानी कि जो टेक्स्ट का जो एक अपना आपको लग रहा है कि वो रेफरेंस है, नहीं, बल्कि वो उससे अलग भी आपको हो सकता है। और इसका मीनिंग जो है वो किसी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिस्कोर्सेज पर्पस इसके अकॉर्डिंग आपके ये उस अलग हो सकते हैं। कि आप ये यहाँ पे देखिए कि टेक्स्ट हैव मीनिंग्स रिलेटिव टू पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। आपका क्या है, आप किस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट को लेके चल रहे, किस प्रकार के डिस्कोर्स को लेके चल रहे हैं और आपका पर्पस क्या है। ठीक है ना। द लास्ट वन इज द सेम एज एवर। अब आप देखिए कि मतलब कंटेंट एनालिसिस में मेनली मैथडोलॉजिकल अप्रोच जो हम लोग जनरली डिराइव करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। वो अलग अलग जो मैथडोलॉजी का जो आपका आपको बताया गया होगा मैथडोलॉजी के क्लास में, लेकिन जो व्यापक तौर पे हम जो दो बड़ी धारणाओं को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एक है हमारा डिडक्टिव अप्रोच और एक है इंडक्टिव अप्रोच। शायद जब आप लोगों को क्वालिटेटिव रिसर्च मैथडोलॉजी पे जब आप लोग की क्लास ली गई होगी तो आप पे इस पे विस्तार से बात भी की गई होगी। तो लेकिन एक थोड़ा सा मतलब कि आपको एक क्विक रिवीजन के लिए कि डिडक्टिव अप्रोच क्या है और इंडक्टिव अप्रोच मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट एनालिसिस क्या है। ठीक है ना। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट एनालिसिस जो डिडक्टिव अप्रोच होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास प्री डिटरमाइंड, हम पहले से ये तय कर लेते हैं कि हम किस प्रकार के शब्दों को चुनेंगे या किस प्रकार के शब्दों को छाटेंगे और किस प्रकार के मतलब कि या किस प्रकार के सेंटेंसेज हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको फुलफिल करेगा। और उस प्रकार के आप सेंटेंस को, पैराग्राफ को या मतलब जो भी आपके जो टेक्स्ट का डिफिनीशन, मैं बार बार वहां पे नहीं जाऊंगा, जो आपका जो टेक्स्ट का जो डिफिनीशन है, ठीक है ना, कि बार बार वो टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आपका क्या हो सकता है, तो आप बहुत पहले से ये तय कर लेते हैं और आप बोलते हैं कि मतलब कि मुझे ये चाहिए और आप उसको फिर खोजने की कोशिश करते हैं या उसको फिर राइट डाउन करते हैं। और तो ये आपका डिडक्टिव अप्रोच होता है। लेकिन इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, आप एक बस यात्रा पे निकल पड़ते हैं। सिंपल अगर सामान्य शब्दों में समझे कि आप एक बस यात्रा पे, यानी कि आप अपने शोध की यात्रा पे निकल जाते हैं और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना, आप क्या होता है कि आप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस और आपको वो चीजें आपको वो मिलती जाती है और आप फिर उसके अपने अलग अलग आप उसको इकट्ठा करते जाते हैं और अपने एनालिसिस के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण है कि जो आपका जो मैथडोलॉजिकल अप्रोच जो यहाँ पर जिसका हम लोग व्यापक तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पहला डिडक्टिव अप्रोच विद प्री डिटरमाइंड कीवर्ड्स और कैटेगरी। सेकेंड वन इंडक्टिव अप्रोच जो कि एग्जामिनेशन विदाउट प्री कंसीव नोशन और कैटेगरीज, यानी कि आप पहले से अपने मन में किसी भी प्रकार की किसी धारणा का या किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन का आप मतलब कि इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप उसके लिए बस आप शोध की यात्रा पे निकलते हैं और उस दौरान आपके रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपकी यात्रा में जो आपको मिलता है, ठीक है ना, जो आपके पर्पस को फुलफिल कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो आपके पर्पस को फुलफिल ना करते हुए भी टेक्स्ट हो। एक बात आप लोगों को मैं बस रिमाइंड करवा रहा हूँ, कुछ चीजें क्योंकि आती है बार बार जब ठीक है ना, तो मैं रिमाइंड के लिए कि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग ना रिसर्च में खासकर जब हाइपोथेसिस बनाते हैं या रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा इस बात को साबित करने की होड़ मची रहती है कि हम किसी भी प्रकार से हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को या हाइपोथेसिस को हम सही साबित कर दें, और जो शायद कॉन्टेक्स्ट नहीं भी कह रहा है हम उससे वो कहलवाने की कोशिश करते हैं और हम क्या करते हैं अपने मैथडोलॉजी को मतलब कि तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और फिर हमारा क्या होता है कि हमारा रिसर्च टॉपिक या मतलब हमारा रिसर्च थीसिस पे बड़ा ऑब्जेक्शन लग करके आ जाता है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि आपके हाइपोथेसिस का गलत होना या फिर आपके रिसर्च क्वेश्चन का गलत होने का मतलब आपके थीसिस का गलत होना नहीं है।
आपको ऐसा लगा या टेक्स्ट को पढ़ते हुए ऐसा लगा कि एक समाज में ये बातें हो सकती है, ठीक है ना। आप मान लीजिए 50 साल पहले की राइटिंग को पढ़े हो और 50 साल की राइटिंग, पुरानी राइटिंग में आपको पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो बहुत विजुअल होता हो, लेकिन आप जब आज की राइटिंग को पढ़ते हैं और आज की राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट से जब उसको देखने का, तो आपको हो सकता है कि वो ना मिलता हो या फिर वो बहुत कम मिलता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह, या तो ये भी हो सकता है कि वो शायद समय के साथ में अपना ट्रांसफॉर्मेशन अलग तरीके से कर लिया, रूप परिवर्तित कर लिया हो, ठीक है ना। तो इस बात को जब आप समझ जाएंगे कि आपके हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन के गलत होने का मतलब आपके शोध का गलत होना नहीं है। हाँ, मैं गया फील्ड में गया, मैं कंटेंट एनालिसिस किया और मुझे नहीं फाइंड, और मुझे और उससे कहीं विपरीत बातें निकल करके आई और फिर आप उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक ना। तो ये चीज को बेहद जहीनी तौर पे अपने मन में बिठा लेना है कि हमको हर हाल में, पहले तो इससे मुक्त होने की जरूरत है कि हर हाल में हमको अपना हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन को सही साबित करना है। और ये कहा भी जाता है कि ए गुड हाइपोथेसिस इज दैट विच कुड बी प्रूव रॉन्ग इन द फील्ड, ठीक ना, जो आपका गलत साबित हो जाए। जो साइंटिफिक मैथोडोलॉजी जो हम अपने डिसिप्लिन में लेकर के आए, ह्यूमैनिटीज में या सोशल साइंसेज में जो लेकर के आए, सबसे बड़ी बात यही है कि द डे ऑफ सेलिब्रेशन इज द डे ऑफ रिजेक्शन, कि जो आपके हाइपोथेसिस रिजेक्ट होते हैं और एक नए तरीके के विचार मतलब कि वहां पर सामने आता है, तो तभी आप जो है आप आपके जो विचार हैं वो नए तरीके का विचार या नए तरीके का रिसर्च का क्रिएशन होगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि जब अमर्त्य सेन और जयेंद्र राज ने जब पहली बार ये कहा कि नहीं मिड डे मील शुरू किया जाना चाहिए, तो ज्यादातर सोशल साइंटिस्ट ने और जो ब्यूरोक्रेट्स ने एक सिरे से नकार दिया। लेकिन जब उन्होंने बंगाल के किसी इंटीरियर गांव में जब उसका वो रिसर्च किया और ये दिखा कि मतलब कि 3 महीने पहले या 6 महीने पहले, मुझे वो स्पेसिफिक पीरियड ध्यान नहीं है, कि एक स्कूल में बच्चों को मतलब कि गुड न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ में जब खाना दिया गया और उसके बाद 6 महीने के बाद उनके परफॉर्मेंस से लेकर के सब कुछ, उनके हेल्थ वेट सब कुछ में इजाफा हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो रिसर्च गलत साबित हो गया, कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, जो एक धारणा पहले से बनी हुई थी। धारणाओं का टूटना अच्छी बात है रिसर्च के फील्ड में, ठीक ना। तो ये बात मैं सबसे अपील करूंगा कि जब आप मैथडोलॉजी का इस्तेमाल करते हो या डिडक्टिव अप्रोच या इंडक्टिव अप्रोच, जो भी आप मैथड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप पूरी कोशिश केवल पूरी ऊर्जा इस पे नहीं लगाएं कि आपको किसी भी हाल में अपने रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस को सही ही साबित करना है। हो सकता है कि आपकी फाइंडिंग अपनी अलग किस्म की हो, बहुत अलहदा किस्म की हो, और वो एक नए डायरेक्शन में आपके पूरे शोध को एक नए तरीके से एक नई रोशनी दे आप आने वाले मतलब कि अन्य रिसर्चर्स को। ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग। अगर डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव अप्रोच आप लोग को समझ में आ गया तो और थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बस डिडक्टिव अप्रोच फिर भी मैंने तैयार कर लिया था समझाने के लिए कि डिडक्टिव अप्रोच में क्या करते हैं कि आपके पास एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से होता है, जहाँ पे आप कोई थ्योरी या अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, उस पर क्या करते हैं आप अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और उसके आधार पे आप अपना डेटा कलेक्शन करते हैं, फाइंडिंग करते हैं, और फिर आप उसके एनालिसिस के बाद में आइदर आपका हाइपोथेसिस कंफर्म होता है या फिर रिजेक्ट होता है। पर आप देखिए कि हाइपोथेसिस कंफर्म और रिजेक्ट होने का मतलब आपका थ्योरी का मतलब कि रिजेक्शन नहीं है, ठीक है ना। आप रिविजिट करते हैं उस थ्योरी को, या उसमें सुधार करते हैं, या फिर एक नई बातें जोड़ते हैं, या फिर आप उसकी कंफर्मिटी
जो कंटेंट एनालिसिस है, बेसिकली हम उसको ब्रॉडर तरीके से हम दो भाग में उसको क्लासिफाई करते हैं। पहला है वो कंसेप्चुअल एनालिसिस, दूसरा है रिलेशनल एनालिसिस। कंसेप्चुअल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम किसी भी शब्दों की पुनरावृत्ति या किसी प्रकार के सेंटेंस की पुनरावृत्ति या फिर किसी आइडिया की पुनरावृत्ति को हम लोग क्वांटिफाई करते हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि ऋग्वेद में कौन सी नदी ज्यादा पवित्र मानी गई, या ऋग्वेद की पवित्र नदियों में जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप देखते हैं तो आपको लगता है, तो तब आप व्याख्या करते हैं कि नहीं, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इस नदी की चर्चा आई, या फिर ऋग्वेद के समय कौन से देवता सर्वप्रिय देवता रहे, ठीक है ना। तो आप किस आधार पर कहते हैं, आप उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो उस वर्ष जो लिखा गया, उसके जो टेक्स्ट लिखे गए, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस में जो कंटेंट एनालिसिस का है, जो भी जो आइडिया है या कोई टेक्स्ट है, ठीक है ना, आप उसके फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है, या कोई फ्रेज कितनी बार आया है, कोई पेंटिंग कितनी बार आई है। आज के समय में जब हम बात करेंगे, किसी पेंटिंग की बात करते हैं या किसी मतलब कि कार्टून की बात करते हैं, तो अब कार्टून की व्याख्या कैसे करेंगे कि अपने समय और समाज में आर के लक्ष्मणन की, जब मतलब कि अगर कोई मतलब कि मान लीजिए कार्टून पे काम कर रहा हो, तो वो उसकी व्याख्या कैसे करेगा कि वो, जब आप कहते हैं कि जो आर के लक्ष्मण अपने समय पे चोट कर रहे हैं, तो मतलब अपने समय पे सवाल उठा रहे थे, यानी कि लोगों के जहन में एक क्रिटिकल थिंकिंग स्टैब्लिश कर रहे थे। उन्होंने अपने बार बार जो है अपने जो कार्टून के माध्यम से सरकार से, शासन से लगातार सवाल पूछे, ठीक है ना। तो आप कैसे, तो आप उसके जो आप उनके पूरे के पूरे कार्टून को देखते हैं कि वो उस समय काल परिस्थिति में वो उन्होंने किस प्रकार के कार्टून बनाए, या किस प्रकार के कार्टून से उन्होंने अपने समय समाज पर उन्होंने सवाल खड़े किए, ठीक है ना। आप जब हरिशंकर परसाई की रचना पे काम करते हैं, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जो हमारे जो समाज, या जो हम लोग खासकर जो साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, या साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में भी, ठीक है ना, इन सभी जगहों पे कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब कोई जिला है, किसी जिले में आपने कहा कि मैं स्कूल का नेचर देखना चाहता हूं कि वो कितने इंक्लूसिव हैं, कितने एक्सक्लूसिव हैं अपने नेचर में, तो आप फाइंड आउट करते हैं कि कितने स्कूल हैं कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ छात्राएं पढ़ाई जाती हैं, कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ छात्र पढ़ाए जाते हैं, कितने स्कूल ऐसे हैं कि जहां पे छात्र और छात्राएं दोनों पढ़ाए जाते हैं। और इसके आधार पर फिर आप क्या करते हैं, आप ये आइडिया निकालते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्कूल संचालित हो रहे हैं कि उनका जो मेजर कैरेक्टर क्या है, वो अपने कैरेक्टर में इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। क्या इस इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव जो भी आपकी फाइंडिंग है, उससे उसके समाज पे क्या असर पड़ा, क्या इंक्लूशन या एक्सक्लूजन जो स्कूल में जो किया गया, क्या उसने एक बेहतर समाज के निर्माण में या फिर महिलाओं की सुरक्षा में ज्यादा सकारात्मक भूमिका निभाई, या फिर एक दो दुनिया के बीच में और उसने गहरी खाई पैदा कर दी, या दो दुनिया एक दूसरे को समझ ही नहीं पाई बेहतर तरीके से। किस तरीके के स्कूलिंग सिस्टम से निकले बच्चों में ईव टीजिंग की प्रवृत्ति ज्यादा पाई गई। आप इस प्रकार के कंटेंट एनालिसिस को जब आप सवाल बनाते हैं, रिसर्च क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आपको इस प्रकार से क्वांटिफिकेशन बेहद जरूरी होता है। आप उसकी फ्रीक्वेंसी को आप चेक कर रहे होते हैं। तो कंसेप्चुअल एनालिसिस कैन बी थॉट अप एज एस्टेब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मोस्ट ऑफन represented by words or phrase in a text, ठीक है ना। यहाँ पे जो टेक्स्ट के रेफरेंस में कि उस वर्ड और फ्रेज का रिप्रेजेंटेशन कितना है। तो आप सबको कंसेप्ट एनालिसिस उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि आप देखते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी किसी भी घटना या किसी शब्द की या फिर किसी मतलब फ्रेज की या अपने समय के जो राइटिंग है उसमें किस प्रकार की पुनरावृत्ति है, ठीक ना। सेकेंड वन इज रिलेशनल एनालिसिस। रिलेशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि वो जो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस जो हमें होता है, उन दोनों के बीच में या एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट के बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक। जो हमारा जो फाइंडिंग हुआ कि इंक्लूजन वाले स्कूल कितने, एक्सक्लूजन वाले स्कूल कितने हैं, और उसके बाद में जो हमने रिलेशन बनाया कि
कि वो अपने समाज में या ईव टीजिंग को लेकर के या फिर इस प्रकार के कि उनके अंदर जो पैट्रियार्की है वो किस तरह से इनकलकेट करती है या रिमूव होती है उनके अंदर में, किस तरीके के स्कूलिंग सिस्टम के बच्चों में। तो आप इसकी आप जब रिलेशन डेवलप करते हैं तो दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट्स के बीच में, ठीक है, तो आप इसको रिलेशनल एनालिसिस कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस, वेरी क्लियर, कंसेप्चुअल एनालिसिस इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड या फिर जो उसका रिप्रेजेंटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, और रिलेशनल एनालिसिस में आप दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट्स के बीच में जो आपकी फाइंडिंग है उनके बीच में आप एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं और उसको एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। अब कंटेंट एनालिसिस में एक महत्वपूर्ण हिस्सा आता है कोडिंग का, कि हम चीजों को कोडिफाई करते हैं वहां पर, और कोडिफाई करने के बाद में हम उसकी कैटेगरी बनाते हैं, उससे फिर थीम डेवलप करते हैं और फिर तब जाकर के हम थ्योरी के पार्ट पे जाते हैं। तो कोडिंग तो ये कुछ बेहद महत्वपूर्ण जो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जो कंटेंट एनालिसिस में ये जो हमारे शब्द आते हैं कि कोड क्या है, कैटेगरी क्या है, थीम क्या है, थ्योरी क्या है। तो कोड बेसिकली क्या है कि सबसे जो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट के तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंटेंट एनालिसिस में। हम क्या करते हैं कि कोई कोड क्रिएट करते हैं, ठीक ना, जैसे कि आप वंचना पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने वंचना को ही मतलब कि कोडिफाई कर लिया, या समाज में आप देखना चाह रहे हो, हैप्पीनेस को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आपका जैसे अभी एक आता है हैप्पीनेस इंडेक्स पूरी दुनिया के लिए जारी होता है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में आप देखते हो कि कोई भी सोसाइटी कैसे मतलब कि खुश है। अब खुश तो कोई ऐसा तो पैमाना है नहीं कि जिसको कि आप मतलब बहुत आसानी से क्वांटिफाई कर सको। तो क्वांटिफाई करने के लिए आप एक किस्म के कोडिंग का इस्तेमाल करते हो कि एक समाज में मतलब कि लोगों के बीच में अपनी जरूरतों को लेकर के कितना आत्मसंतुष्टि है, या फिर मतलब उनके पास क्या है, ठीक है ना, या फिर वो किस प्रकार से अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चीजों का ज्यादा या कम होने से खुशियों का संबंध नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया का शायद जो आप देखते होंगे कि हर बार मतलब कि जो शायद मुझे इस साल का तो डेटा नहीं पता है, पर पिछले 2-3 साल मतलब जो हमारा बगल का पड़ोसी है भूटान, हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री रहा। तो आप हैप्पीनेस इंडेक्स को मेजर करने के लिए जो आपका जो तरीका होगा तो वो क्या होगा कि आप जो उसके समाज में जो चीजें हैं आप उसको बहुत कॉन्टेक्सचुअली आप देखेंगे, और आप मतलब कि उसके एक तरीके से कंटेंट एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं कि जो कोड जो होता है कि कोड किसी भी कंटेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, और आप क्या करते हैं कि जो पार्टिकुलरली आप उसको एक कंडेंस मीनिंग देते हैं, और उसको अब जब कोडिंग आप करते हैं तो जिस प्रकार से आप एब्रिविएशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जनरली आप कोडिंग करते वक्त आप बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप जनरली 1, 2 या 3 शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं, एज जैसे आप अपने राइटिंग में आप एब्रिविएशन का इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या करता है कि आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए कि किसी समाज की आप आर्थिक व्यवस्था का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो वो आर्थिक व्यवस्था से संबंधित शब्द आते हैं या फिर किसी सेंटेंस का आने का आप एक कोड कर लेते हैं, और फिर आप बोलते हैं आप वहाँ पे कि बार बार उस सेंटेंस को आपके लिए रीड कर पाना या फिर देख पाना मुश्किल होगा, कि मतलब आप उतने पूरे टेक्स्ट को नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो रिपीटेशन आप कंसेप्चुअल करना चाह रहे हैं, रिलेशनल करना चाह रहे हैं, तो आप उसको कोड दे देते हैं कि अगर इकोनॉमिक के इन शब्दों से संबंधित या फिर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सेंटेंस आएंगे तो हम उसको इस प्रकार से कोडिंग करेंगे, ठीक है। या हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर वो आप कर रहे हैं तो आप हिस्टोरिकली मतलब कि उस प्रकार से आप उसके डिफरेंसिंग मतलब उसको क्या करते हैं कि आप उसको कोड कर लेते हैं। कैटेगरी क्या है कि जब एक जैसे मिलते जुलते कोड का जब हम एक समूह बना लेते हैं तो हम उसको कैटेगरी कहते हैं। एक जैसे मिलते जुलते कोडों के समूह को हम कैटेगरी कहते हैं। एक कैटेगरी इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग टुगेदर दोज कोड्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि एक ऐसे जो कि कोडों का एक समूह है जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू देयर
कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट ये बेहद महत्वपूर्ण है कैटेगरी बनाते वक्त कि जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, हम उन्हीं को एक कैटेगरी में रखेंगे जो कि एक दूसरे से जो अपने कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट में आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है। थीम क्या है? ए थीम कैन बी सीन एज एक्सप्रेसिंग एन अंडरलाइंग मीनिंग, ठीक है, डॉर्मेट कंटेंट फाउंड इन टू और मोर कैटेगरी, यानी कि एक जैसे जो कैटेगरी आपने क्या किया कि कोडिंग के एक समूह जो मिलते जुलते शब्दों को एक जैसे मिलते जुलते कोड का एक समूह बना लिया, अलग मिलते जुलते कोड का एक अलग समूह बना लिया, और फिर जब आप उसको एक्युमुलेट दो या दो से अधिक मतलब जो कैटेगरी को आप एक किसी आइडिया में पिरोने की कोशिश करते हैं तो आप उसको थीम बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कोड से आगे जब बढ़ते हैं यानी कोड के एक जैसे समूह को कैटेगरी, और एक से अधिक कैटेगरी जो मतलब कि एक जैसे विचार को या एक जैसे आइडिया को प्रोड्यूस कर रहे हैं या साउंड कर रहे हैं, तो हम उसको थीम में क्रिएट करते हैं। और फिर थीम में उसके एनालिसिस के बाद में जो हमारा सपोजिशन होता है, ठीक है ना, या जो आइडिया जो निकल के आता है उसको फिर हम लोग थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चार कॉन्सेप्ट जो बार बार आपका इस्तेमाल होगा कंटेंट एनालिसिस में। सबसे पहले कोड, यानी कि जब आप उसको सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में अपने पूरे के पूरे कंटेंट को ब्रेक करते हैं, और एक जैसे कोड के समूह को आप फिर कैटेगरी में, और कैटेगरी से फिर आप एक जैसे थीम में जाते हैं, और थीम से फिर आप थ्योरी अपना आफ्टर द एनालिसिस आप डेवलप करते हैं। मतलब ऊपर भी लगभग सेम है। कोडिंग के पहले एक और जो मतलब कि सेगमेंटिंग करते हैं, जब सबसे पहले हम डेटा को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग सेगमेंटिंग पार्ट बोलते हैं। बाकी सेम है कोडिंग क्लासिफिकेशन, लेकिन कोडिंग टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कितने प्रकार के कोड का जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले इस चीज को देखा कि जो हम लोग मैथडोलॉजिकल अप्रोच के तौर पे दो मतलब कि मेजर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, आइदर वी फॉलो डिडक्टिव मैथडोलॉजी और आइदर इंडक्टिव मैथडोलॉजी। तो इसी प्रकार से जब कोडिंग का भी जब हम क्रिएशन करते हैं तो ये मोटे तौर पे, ठीक ना, और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन मोटे तौर पे हम लोग ये तीन तरीके से हम इसको कोडिफाई करने की कोशिश करते हैं। इंडक्टिव कोडिंग के रूप में, डिडक्टिव कोडिंग के रूप में, या फिर को अकरिंग कोडिंग के रूप में। इंडक्टिव मैथडोलॉजी में हमने बताया था आपको अभी कि आप क्या करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन आपके पास आइडिया आता है, ठीक है ना, और आप फिर उसको राइट डाउन करते हैं या फिर आप उसको अलग से कोडिंग करते हैं और आप उसको एक अलग से कोड और कैटेगरी का निर्माण करते हैं। तो ये भी क्या होता है कि जो इंडक्टिव कोड क्या करती है कि मतलब कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक ना, आप ये रिसर्चर के द्वारा डेवलप होता है, मतलब कि आप जब डायरेक्ट एग्जामिन कर रहे होते हैं डेटा का या कॉन्टेक्स्ट का जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। डिडक्टिव कोडिंग एज इक्वल डिडक्टिव मैथडोलॉजी कि आपके पास प्री नोशंस वहां पे होते हैं, आपके पास प्रायर आइडिया होते हैं, और आप उस प्री नोशंस और प्रायर आइडियाज के आधार पर आप अपने जो आप पहले से ही कोडिंग का एक समूह लेकर के आते हैं या फिर आप विचार को लेकर के आते हैं और उसके आधार पर आप कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी आप प्रायर कोड का इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टिव मेथड जो इंडक्टिव कोडिंग है उसमें आप ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका वो डेवलप होता है, और दूसरा जो है कि एक प्रायर कोड का आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। और को अकरिंग कोडिंग जब आप सामान्य तौर पे आप दोनों का इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ये पार्शली हो सकता है या पूरी तरीके से फुल्ली ओवरलैपिंग हो सकता है। तो को अकरिंग कोडिंग का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम इंडक्टिव कोडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं और डिडक्टिव कोडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक किसी साथी को अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को अगर यहाँ तक समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है। हाँ, अब क्या है कि कोडिंग में बेसिकली हम लोग
दो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, या तो मैन्युअली, या तो रिसर्चर खुद करे, या फिर कंप्यूटराइज मेथड का इस्तेमाल करे। आजकल ज्यादातर जो हम लोग कंटेंट एनालिसिस में जो इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का काफी इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटराइज मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक जैसे टेक्स्ट को हम लोग लेते हैं और सॉफ्टवेयर में डालते हैं, और उसके बाद में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार के शब्दों को हम खोज रहे हैं, या किस प्रकार के सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, या फिर एक मेजर थीमेटिक तौर पर ये एक कॉन्सेप्ट है जिसका डिफिनीशन ऑलमोस्ट ये है, और इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस में हम इस पूरे टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट जो उसका कंटेंट है हम उसको देखना चाहते हैं। तो एक तो सबसे सामान्य तरीका है कि अगर आपको कंप्यूटराइज मेथड आता है, या फिर वो आपको सॉफ्टवेयर यूज करना आता है, तो आप क्या करते हैं कि पूरे के पूरे टेक्स्ट को, वर्ड्स को, या फिर आपके पास जो पेंटिंग है या कुछ भी मतलब फिल्में हैं, उन चीजों को आप डाल देते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, आप यूट्यूब पे कोई गाना सुनते हो, ठीक है, आप एक गाना सुनते हो, आप देखेंगे कि जो अगला गाना जो आपको यूट्यूब जो आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है, वो उसी गाने के नेचर के अकॉर्डिंगली उसके आसपास होता है, ठीक है। या फिर आप नेटफ्लिक्स देखते हो या अमेजन प्राइम, कुछ भी आप देखते हो मूवी के लिए, चाहे कुछ के लिए या कुछ डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो आप देखेंगे कि उसके नीचे के जो उसके सजेशंस होते हैं वो उससे मिलते जुलते सजेशंस आपके पास होते हैं। एग्जैक्टली वही हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो वो क्या करेगा कि जो कंप्यूटराइज मेथड भी आपका यही तरीका एक प्रकार का, वो भी अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो, ठीक है। आप उसमें अपने टेक्स्ट को जब आप डालते हैं, और फिर आप उसमें ये भी डालते हैं कि आपको क्या उससे जानना चाहते हैं, या किस प्रकार के आप उससे निकालना चाहते हैं आइडिया को, या फिर आप किस प्रकार के राइटिंग्स को आप खोज रहे हैं उसमें, और आप उसमें कुछ चीजों को डालते हैं, और फिर वो क्या करता है कि वो आपको पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस के बाद में वो आपको ला करके सामने देता है कि ये प्रकार के सेंटेंस आपके मिलते जुलते, या इस प्रकार के इतने रिपीटेड वर्ड है, इस प्रकार ये जो वर्ड जो आपने डाला था इसका फ्रीक्वेंसी ये है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है ना, या फिर किस किस कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल हुआ है, आपको वो ला करके देता है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका है मैनुअल तरीका, कि जिसमें कि आप खुद लेबर करते हैं, और खुद आप पूरे के पूरे टेक्स्ट और वर्ड्स को आप पढ़ते हैं, और आप उसमें जिन चीज़ों को खोजना चाहते हैं या जिस प्रकार के आइडिया को आप देखना चाहते हैं उसको बहुत ही माइन्यूटली आप उसको सर्च करते हैं, या उसको कोडिफाई करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, थीम बनाते हैं, और आप उन सारे रेफरेंस में आप उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये दो तरीके पॉपुलर हैं हमारे कोडिफाइंग के, या तो आप मैनुअली करते हैं या कंप्यूटराइज मेथड करते हैं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मैनुअल और कंप्यूटराइज मेथड के इस्तेमाल में बहुत कुछ जो मतलब कि कुछ पॉइंट जो हम लोग ध्यान में रखते हैं कि सबसे पहले कि आप जिस मटेरियल का एनालिसिस करना चाहते हैं कि उसका अमाउंट ऑफ मटेरियल है कितना। अगर वो बहुत ज्यादा है तो ये आपके लिए मतलब एक रिसर्चर के लिए बहुत श्रमसाध्य प्रक्रिया हो जाएगी, और हो सकता है कि वो कई सारी चीजें मिस कर दे उस चीजों को, ठीक है, या फिर वो उसमें इतना परफेक्शन होना चाहिए, वो इतना वेल ट्रेंड हो कि वो एक भी चीज को मिस ना करे। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो आपका अमाउंट ऑफ मटेरियल कई बार तय करता है कि आपके लिए वो करना मैन्युअली ज्यादा सही है या कंप्यूटराइज मेथड। अगर वो छोटा है तो आप कंप्यूटराइज मेथड में जितना आप उसमें लॉजिक और रीजनिंग आप मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसके रेफरेंस में आप इस्तेमाल करेंगे, उससे अच्छा आपको लगेगा कि उससे जल्दी मैं अपने मतलब कि अपने लॉजिकल रीजनिंग कॉजल इफेक्ट का मतलब कि मैं इस्तेमाल करते हुए हम इसको मैनुअल ही कर लें। तो ये मैनुअल या कंप्यूटराइज मेथड का इस्तेमाल करने वक्त आपको ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपका अमाउंट ऑफ मटेरियल क्या है, ठीक है ना। दूसरा कि नंबर ऑफ रिसर्चर कितने इन्वॉल्व हैं आपके साथ में, और उनके साथ उनका खुद का लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, क्या उन्होंने इसके पहले काम किया है या फिर उनकी बेल्ट ट्रेनिंग है, अगर है तो वो मतलब कि उनकी परफेक्शन किस स्तर की है, ठीक है। तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं मैनुअल और कंप्यूटराइज करते समय। दूसरा कि आपके पास टाइम कितना है,
अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट है और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देना है या आप टाइम बाउंड कोई काम कर रहे हो, तो इट्स मच बेटर कि आप कंप्यूटराइज तरीके से आप उस चीज के साथ में जाएं। नेक्स्ट है, या फिर अगर आपके पास समय खूब है, खूब पैसा है, खूब अच्छे मतलब कि रिसर्चर आपके साथ में है, सभी वेल ट्रेंड है, वेल एक्सपीरियंस है, तो बेहतर है कि आप फिर मैनुअल तरीके से जाएं। ठीक है। और कंप्यूटराइज मेथड में ये भी है कि आपके पास कम से कम वो एडुकेट सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपका खुद का वेल ट्रेंड, आप उस प्रोफिशिएंसी जो आपकी स्वयं की जो खुद की जो है वो सॉफ्टवेयर को रन करने की या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने की, उसमें आपकी अपनी खुद की प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें आपके पास होंगी तो निश्चित रूप से आप कंप्यूटराइज मेथड का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे और आप इससे बेहतर कोडिफाई करके आप कंटेंट एनालिसिस का बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। लेकिन इन बातों को कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसको ध्यान में हमेशा रखना है कि आप मैनुअली कोडिफाई करेंगे या कैटेगराइजेशन करेंगे या उसका थीम बनाएंगे या एनालिसिस करके आप थ्योरी पे पहुंचेंगे। ये कुछ जो मैंने अभी जो ऊपर जो बातें कही, इसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि आपके पास अमाउंट ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ रिसर्चर, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस उनके क्या है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आपके पास कितना है, आपके पास टाइम क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपके पास कैसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, क्या उस प्रकार के डेटा को रन करने की काबिलियत उस सॉफ्टवेयर में है भी या नहीं है। ठीक ना, वो सॉफ्टवेयर कहीं ऐसा तो नहीं है आज के डेट में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया है, या वो केवल मैनिफेस्ट करता है, लेटेंट हिस्से को वो समझा मतलब कि वो सरफेस आउट ही नहीं कर पाता है। तो ये सारे चीजों को आपको देखना होगा। अब अगला हिस्सा आता है कि कंटेंट एनालिसिस में स्टेप्स क्या है। तो आप देखेंगे कि जो कंटेंट एनालिसिस में हम कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना, कि हमारे स्टेप्स आप किस प्रकार से, आप इसकी स्टार्टिंग पॉइंट आपकी क्या होगी कंटेंट एनालिसिस की और किस प्रकार से आप करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना डेटा सोर्स को चुनते हैं। कंटेंट एनालिसिस करते वक्त सबसे पहले आप डेटा को चुनेंगे, फिर उसके बाद में जब आप डेटा को चुनते हैं फिर उसको पढ़ते हैं और फिर अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आप उसको कोडिफाई करते हैं, कोड द डेटा। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप चूज द डेटा सोर्स, आप डेटा को चुनते हैं। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं, कोड द डेटा, डेटा को कोडिंग करते हैं। फिर कोडिंग करने के बाद में आप उसका कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी बनाने के बाद में आप उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। यहाँ पे यानी कि वो जो डेटा जो डेवलप किया हमने या जो उसकी कैटेगरी बनाई वो वैलिड है भी या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है। अगर रिलायबल से मतलब है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है कि नहीं। रेप्लिकेशन इज एसेंशियल फॉर रिलायबिलिटी। कोई भी घटना तभी रिलायबल मानी जाएगी या कॉन्टेक्स्ट की में, ठीक ना, या किस कॉन्टेक्स्ट में या कंटेंट एनालिसिस के रेफरेंस में, कि जब वो घटना अपने आप को उन्हीं परिस्थितियों, उसी टाइम एंड स्पेस में वो अपने आप को रेप्लिकेबल करने में भी मतलब कि सक्षम हो। तो आप जो है सबसे पहले डेटा का चयन करेंगे, आंकड़ों का चयन करेंगे, उसका कोडिफाई करेंगे, कैटेगरी डेवलप करेंगे, फिर उसकी जो वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी को आप उसका चेक करेंगे और तब जा करके आप उसका एनालिसिस करते हैं और फिर आप फाइनल फाइंडिंग पर पहुंचते हैं। तो ये कंटेंट एनालिसिस के कुछ सबसे बेहद महत्वपूर्ण चरण है। डेटा को चुनने से लेकर के उसकी कोडिफिकेशन, उसकी कैटेगराइजेशन, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का चेक आउट करना, उसका एनालिसिस करना और तब फाइंडिंग पर पहुंचना। ठीक है। सेम को मैंने बस एक फ्लो चार्ट में दिखाया है कि आप किस प्रकार से अपना कंटेंट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, सोर्स ऑफ डेटा को चुनने को लेकर के फिर आप उसका कोड करना, कैटेगरी करना, थीम बनाना और फिर आप उसका थ्योरी डेवलप करना। ठीक है। तो ये आपका आज का जो कंटेंट एनालिसिस का पूरा जो टॉपिक है
ठीक है ना, जो हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के जो चलें, और फिर कि किस प्रकार से कंटेंट एनालिसिस हमारे पास आया, उसका एपिस्टेमोलॉजिकल मतलब कि बैकग्राउंड क्या है, कितने प्रकार के कंटेंट एनालिसिस हैं, ठीक है ना। कंटेंट एनालिसिस में किस प्रकार का हम मेथोडोलॉजिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप जो उसके जो कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं कि जिसके आधार पर हम अपने पूरे के पूरे कंटेंट एनालिसिस को डेवलप करते हैं, कि जिसमें हम उसको कोड करना, उसका कैटेगराइजेशन करना, उसका थीम बनाना, और फिर उसके बाद में जो आप उसका जो थ्योरी आप उसका डेवलप करते हैं। तो आप जो जो हमारा जो कंटेंट एनालिसिस है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आप वो इवॉल्व मतलब कि अपने एक मेथड के रूप में हमेशा वो इवॉल्व हो रहा है, और वो आप देखिए कि उसमें नई नई चीजें हमेशा जुड़ रही हैं, ठीक है। आज से शायद 10 साल पहले अगर कोई इमोजी की बात करता कि क्या कोई इमोजी का कंटेंट एनालिसिस हो सकता है क्या, तो शायद क्वाइट इम्पॉसिबल था, लोग हंसते, ठीक है ना। कोई बोलता है कि मतलब कि एक वीडियो पे किसी ने मतलब कि अपना एक वीडियो का 10 सेकंड का या 5 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया, और वो सोसाइटी में इतना फ्रिक्वेंट हो जाएगा कि लोग इसको एंजॉय करेंगे, और उससे और आप देखें कि कि वो जो है कि उसके आधार पर आप किसी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन को भी देखते हैं कि किस प्रकार के समाज में किस प्रकार की बातें हो रही है, या किस प्रकार के कंटेंट को पसंद किया जा रहा है, आप इसके आधार पे भी ये तय करते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए तो अब कि लगातार इसका मतलब कि विस्तार भी हुआ है कंटेंट एनालिसिस का, कि वो केवल उसी परंपरागत रूप में नहीं रहा। 1952 में जब ये कंटेंट एनालिसिस आया तो कहा गया कि केवल मैनिफेस्ट आइडिया जो है किसी कंटेंट का, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी मैनिफेस्ट आइडिया की जो बात जो केवल विचार था उसको खारिज कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, हम केवल रिसर्चर या जो मतलब कि जो भी उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो राइटर है या फिर कोई मतलब कि कोई आर्टिस्ट है, केवल उसके नजरिए से चीजों को नहीं देखा जा सकता है। उसके अंदर जो मतलब कि हिडन है, या जो उसका जो उसका जो अंडर द बॉटम ऑफ द लाइन जो मतलब कि जो अलग जो विचार है, ठीक है ना, हम उन दोनों नजरिए से हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ा योगदान है कि ये जर्नलिज्म से लेकर के ये मेथोडोलॉजी आई, और फिर आज हमारे मतलब कि लगभग सोशल साइंसेस का शायद ही कोई डिसिप्लिन हो या ह्यूमैनिटीज में कि हम इसका इस्तेमाल ना करते हों। हम एक अच्छे मतलब कि क्वालिटेटिव जो डेटा के एक्सप्लेनेशन के लिए कंटेंट एनालिसिस का इस्तेमाल हम लोग जरूर करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। और लगातार मतलब कि खासकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आने के बाद में, अच्छी सॉफ्टवेयर आने के बाद में लगातार इसका विस्तार हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसे लोगों की अपनी खुद की भी प्रोफेशन से अच्छे सॉफ्टवेयर पे काम करने की, और अच्छे मतलब कि जो हार्डवेयर पे काम करने की, जैसे जैसे उनके अंदर ये कैपेबिलिटी ज़्यादा डेवलप करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज जो हमारे पास जो नए रिसर्चर आ रहे हैं, आज से 20 साल 25 साल के पहले के जो रिसर्चर हैं, जो या फिर पुराने जो गाइड हैं, वो कई बार देखते हैं कि वो बहुत कंप्यूटर या उसके टेक्नोलॉजी से बहुत वाकिफ नहीं होते हैं, वो अभी भी मैनुअली करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो अब जो नया जनरेशन आ रहा है, ये जो 21वीं सदी का जो पूरा नया जनरेशन है, वो बहुत टेक्नोक्रेट है। आने वाले शायद 10-15 सालों में वो और भी ज़्यादा टेक्नोक्रेट, उसके लिए मैनुअली करने से बेहतर वो सॉफ्टवेयर को रन करना या सॉफ्टवेयर पे यूज करना वो ज़्यादा आसान समझेगा। तो इस प्रकार से, और ये जरूरी भी है कि एज ए रिसर्चर हम अपने आप को हमेशा नए टेक्नोलॉजी के साथ में हम ज़्यादा कोप करें और चीज़ों को हम ज़्यादा बेहतर से समझें। तो हम जितना बेहतर हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना सीखेंगे, हम अपने कंटेंट एनालिसिस में उतना ही अच्छा हम होते जाएंगे, और अपने उन चीज़ों को करते वक्त हम उसकी ज़्यादा अच्छी व्याख्या कर पाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था कंटेंट एनालिसिस, जिस पे मैंने आप लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। और इसके बाद अगर अब किसी साथी का कोई भी सवाल हो तो हार्दिक स्वागत है।